हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनियन बजट आ चुका है। तो एडुफाई अपना यूनियन बजट हाइलाइट्स लेके आया है आप सभी के लिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि बजट होता क्या है और इसके क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में और इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो इस साल का बजट प्रेजेंट हो गया है, दैट इज यूनियन बजट 26 एंड 27। आपने ये बात नोटिस करनी है कि बजट के सामने आने वाले साल की ये बातें बोलते हैं बजट में, और एक डॉक्यूमेंट आपका होता है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें हम पिछले साल की बातें करते हैं। तो बजट आपका 26 to 27 फाइनेंशियल ईयर के लिए लॉन्च किया गया है और ये हर साल बजट आता है, हर साल के आने वाले साल की प्रेडिक्शंस लेके, जिसमें ये बताया जाता है कि आने वाले साल में कहाँ खर्चा होने वाला है सरकार द्वारा और किस तरफ से पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन। तो इसीलिए बजट को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो चलिए जानते हैं थोड़ी सी बातें हमारे बजट के बारे में। तो आप देख सकते हैं, एवरी ईयर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मूवमेंट इन इंडियाज गवर्नेंस कैलेंडर। तो हर साल ये बजट का आना फरवरी को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। And it's not just a merely statement of accounts, but a comprehensive expression of government's economic priority, fiscal strategy, policy direction for the coming year, as well as it decides, budget is a policy document which decides कि सरकार इस साल कहाँ पे अपनी रिसोर्सेज लगाना चाहती है, किस एरिया को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, ये भी हमें बजट से पता चलता है, ना कि केवल आपका एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी टूल होता है, जिससे आपको मार्केट की डायरेक्शंस भी पता लगती हैं, हमारी जो रिसोर्स है कहाँ पे जाएंगी और वेयर दे विल बी स्पेंट। इट ऑल्सो सेट्स द टोन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक पाथ ऑफ द कंट्री। जितनी भी सरकार की प्रायोरिटी है इस साल, वो कोई ना कोई हर साल थीम लाती है, ठीक, और उन एरियाज पे फोकस रखती है, जिससे कि हमारी इंडिया की ग्रोथ, जीडीपी बढ़े और सारे सफिशिएंटली सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले एंड हम अपनी राइटफुल स्पेस ले सके इन द कमिटी ऑफ द नेशंस। तो बजट कौन प्रस्तुत करता है? सबसे पहली बात, बजट प्रस्तुत करती हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एंड दिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द बजट इन द पार्लियामेंट ऑन द 1 फरवरी 2026। देखिए, बजट हमेशा से 1 फरवरी को नहीं आता था, ये आपका लास्ट वीक ऑफ फरवरी से आता था, लेकिन आफ्टर कमिंग ऑफ द सेकेंड टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट यू विल रियलाइज कि 1 फरवरी से बजट किया गया है, क्योंकि इससे आने वाले साल में जो राइटफुल एलोकेशन है वो टाइमली हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वरना तो डिले होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं आता और उन्हें बाहर से और पैसा लाना पड़ता है। तो बजट कौन सी डेट को आता है? फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, नाउ इट इज रिलीज्ड ऑन दी 1 फरवरी 2026। दूसरी चीज, बजट से एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करा जाता है, और बजट आपका 1 फरवरी को, डिस्पाइट बीइंग संडे, द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट any delay in the allocation, so it released even on the Sunday. Now coming to the main question, what is budget? क्या बजट आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और it is just like this government is presenting? No, there is a constitutional backing, but the word budget is nowhere mentioned in the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 की बात की गई है, जिसमें बोला गया है that every year the government of India has to present the annual financial statement. ठीक है, annual financial statement is the statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for a financial year. So mind it, it is estimated receipts. जो आप एस्टिमेट सरकार लगा रही है कि हो सकता है और ये इतना एक्सपेंडिचर और इतना रेवेन्यू, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट एक्चुअल रिसिप्ट्स बाद में आती हैं, ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स देता है। Interestingly, you will find that budget is nowhere mentioned in the constitution. Rather, seeking the parliament approval for taxation and expenditure, this document is being laid. Right? Now, if you see the budget,
You will analyze that looking at the budget, you will be able to understand what are the government's priorities, development priorities, what is the challenges government facing, and what opportunities are there so as to grow and indulge in the welfare of the people, create infrastructure and fiscal discipline. It is also a tool for resource mobilization as well as resource allocation. So that is your मीनिंग ऑफ बजट. अब बजट हमें ये बात ध्यान रखनी है, बजट प्रिपेयर कौन करता है? तो बजट प्रिपेयर करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में. देयर इज वन बजट डिवीजन विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. So that is the one thing you have to remember. Who prepares the budget? When the budget is released? Is there any constitutional provision with respect to budget? And the mention of the article 112 in the budget. तो ये हमने 4 मोटे मोटे पॉइंट देखे. अब हमें ये देखना है कि बजट के टाइप क्या होते हैं. देखिए, एक तो होता है हर साल सरकार बजट लेके आएगी जो 1 फरवरी को आता है. एक बजट होता है इंटरिम बजट. जिस भी साल इलेक्शन ईयर होता है तो सरकार उससे पहले जो बजट लाती है उसको हम बोलते हैं इंटरिम बजट, क्योंकि वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद के लिए होता है. उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो आपका बजट आता है वो दोबारा से आता है और उसको कहते हैं जनरल बजट. तो ये आपका जनरल बजट है. क्यों? क्योंकि इस साल आपका इलेक्शन ईयर नहीं था. ठीक, एक तो ये चीज हमें याद रखनी है. थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं बजट के बारे में. बजट पहली बार कहाँ पे आया? बजट का ट्रेडिशन कॉलोनियल ट्रेडिशन है. ब्रिटिश सरकार भी हमारी कॉलोनियल सरकार जो थी वो भी करती थी. और ये जो टर्म बजट है ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस से आया है जिसको हम बोलते हैं बजट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुगे विच मीन्स अ लेदर बैग. क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके जाते थे पहले तो वो एक लेदर बैग में लेके जाते थे. हाउएवर अभी हमने उसको थोड़ा सा इंडियन टच दिया है जिसकी वजह से आप ये देखेंगे एक रेड पैकेट में, रेड बैग में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके जाती हैं, जिसको हम इंडियन टर्म्स में, इंडियन जो ट्रेडिशनल टर्म यूज होता है बही खाता, उसको हम यूज करते हैं. आज पहले इट वाज अ पेपर बजट, नाउ इट हैज बीन transformed into paperless budget. Means that in the red packet you will see a smart tab where all the budget speech is written. ठीक, तो अब हम देखेंगे इंडिया में पहली बार बजट कब आता है. It is on 7th April 1860 by James Wilson, who was the first finance member of the Viceroy's Council who has presented this budget. After independence हमारे पहले कौन वित्त मंत्री थे? That is the finance minister who has presented the India's first independence budget. It was on 26 November 1947 by R.K. Shanmukham Chetty. Right? So remember this fact. Coming to how the budget is being presented. See, this is the bag which Nirmala Sitharaman ma'am has taken. That is our finance minister, which here you will find inside this bag there is one smart tab and all the budget is presented there in the soft copy. Now there are 6 stages of budget. What are those 6 stages? budget को कैसे लाया जाता है पार्लियामेंट की अप्रूवल के लिए? ठीक, सबसे पहली काम, it is called presentation of budget, where finance minister will present the budget to the parliament, especially in Lok Sabha, and the famous budget speech will also be said. तो यहाँ पे आएंगे निर्मला सीतारमन मैम, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो आएंगी, बजट स्पीच देंगी और बताएंगी कि हमने बजट प्रेजेंट कर दिया है. ठीक, so that is the first stage of budget, that is presentation of budget. Now the second stage is there will be general discussion being done on the budget, which will discuss what are the budget's objective, which will discuss the impact of the budget. So that is the second stage of budget, general discussion. यहाँ पे कोई भी वोटिंग नहीं होती जनरल डिस्कशन पे. फिर बजट को भेज दिया जाता है, जो भी सारी मिनिस्ट्रीज की डिमांड है उनके साथ बजट को कहाँ भेजा जाता है? डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज. इन कमिटीज का, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, इनका काम क्या होता है? जो भी सरकार ने पैसा मांगा है पार्लियामेंट से
उसकी स्क्रूटनी करना एंड उस पर डिस्कशंस करना एंड बताना कि क्या चीज सही है क्या गलत है, सो दैट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी is or accountability and responsibility is there. Now once the scrutiny is being done by the departmentally standing committee, now within a span of 1 month they have to give their report on the demands being asked by, and then finally there will be voting on demands for the grant, and it will be done in the Lok Sabha. Here the Lok Sabha is given more powers over the Rajya Sabha. The final approval for all the demands for the grants asked by different ministries is done in Lok Sabha. Now once these demands of grant are approved, now there will be passage of two important bills. The one bill is appropriation bill, that is being introduced on the recommendation of president. एंड इस बिल का मतलब क्या होता है अप्रोप्रिएशन बिल, कि सरकार को जो भी खर्चा करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट से या कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, उसके लिए वो ये बिल लाते हैं. इट इज बेसिकली अ बिल टू अप्रूव what to withdraw from the treasury. Here treasury means the consolidated fund of India. ये तो हो गया खर्चा करने वाला साइड, एक्सपेंडिचर. नाउ द गवर्नमेंट, द सिक्स्थ स्टेज ऑफ द पैसेज ऑफ बजट इज passing of finance bill. Now government also requires its income to come from certain source. कहाँ से टैक्स लेगी, कहाँ से सरकार दूसरी तरह से इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाएगी. अब वो वाली बातें होती हैं आपकी फाइनेंस बिल में, which is called the bill to provide the income. So it is a legal sanction for tax and the revenue measures. जितना भी टैक्स लेते हैं, जो भी टैक्स प्रपोजल्स आएंगे वो आपके या नॉन टैक्स प्रपोजल्स और रेवेन्यू प्रपोजल्स, those are part of the finance bill. So there are 6 stages within the budget. Now coming to the broader classification of budget. See, in the constitution there is no proper classification of revenue part of the budget and the capital part of the budget done. However, it is said that capital budget part should be shown separately. That is the mention in constitution. So whenever we present budget, whenever the government presents budget, it is given in two parts. One is revenue part, another is capital part. Now what is revenue part of the budget? Revenue part of the budget deals with government's routine receipt and expenditure. Means जो revenue part होता है जिसमें गवर्नमेंट की कोई liability या asset पे affect नहीं होता, उस part को हम बोलते हैं revenue part of the budget. It is dealing with the routine work of the government, where from in routine where the money is coming from and in routine where the money is going into. तो इसमें हमारे कौन कौन से प्रपोजल्स आते हैं? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. द सब्सिडीज आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट. इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एनी लोन बीइंग रेज्ड बाय द government of India and other day-to-day functions of the state, these are part of your revenue budget. Now there is another part of the budget that is called capital budget. Now it deals with the long-term financial asset and the liability side of the government of India, where it is creating the capital receipts or expenditure, like some borrowing, some disinvestment, since disinvestment reduces the asset of the government. The capital expenditure, for example, if government is creating some road, some hospital, that is increasing its long-term assets, and asset building, long-term investment, all these are part of the capital budget. So capital budget deals with that part of the budget where there is increase or decrease in the liability of the asset, liability and asset of the government of India. Our revenue part deals with something which is not related to increase or decrease of the asset or liability of the government of India. So that is how we classify broadly the part of budget.
But the constitution do not mandate that budget should be presented into two parts, that is revenue and capital. Now there are other conceptual parts within the budget. When we see the formal document, you will find that one part is dealing with the macro policy and other part is dealing with the finance bill. Finance bills means from where the government will raise the income, that is the taxation proposals and everything. And macroeconomic policy deals with what? It deals with what are the future priorities or the strategies of the government. Now see, when the budget is presented, it is not just one statement, that is annual financial statement, that is being presented under Article 112. However, along with that, other major documents are also presented. Now let's see what are those documents. First is annual financial statement under 112, that gives a estimate of estimated, that is a statement of estimated receipts and estimated expenditure. Second is demand for grants, where the ministry seeks different demands and they are being approved. The third is finance bill, that is the income side of the government under the Article 110. There is one appropriation bill also, I think that has not been mentioned. Other part is fiscal policy statements. Now what are these fiscal policy statements being mentioned under FRBM Act? This is a Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 being passed to ensure the fiscal discipline. What is fiscal discipline? That government do not do extra expenditure over and beyond its limit and its capacity. So it has to limit its liabilities and borrowings. So for that, one act was introduced in 2003, that is FRBM Act, and under that it is mandated that along with budget, the government has to produce macroeconomic framework statement, medium-term fiscal policy, and fiscal policy strategy statement. It also presents expenditure budget and receipt budget also. So these are the major parts, that is the major theory which we have to do with respect to budget. Now from next part, we will see what are the proposals there in the 26 to 27 budget. So that part we will do in the next lecture. Thank you very much.